Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of Business Studies class 12 and we have already covered chapter 1, that is nature and significance of management, right? So I personally and highly recommended you all please watch my all the videos for better understanding, and if you have any doubt then do comment below. I will try my best to solve your all queries, right? So in this और अभी हम लोग चैप्टर 2 पे, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एंड इससे पहले आई हैव मेड लॉट ऑफ वीडियो ऑन चैप्टर 2's वेरियस कॉन्सेप्ट एंड द केस स्टडी. सो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा. और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 2, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट करे थे. अभी जो है हम टेक्निक्स पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट को और डिटेल में. काफ़ी लंबा टॉपिक है, मैं देखूंगी अगर वीडियो लंबा होगा तो इसको 2 पार्ट में कर दूंगी, और अगर वीडियो मुझे दिखेगा कि नहीं बहुत लंबा नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसे 1 पार्ट में ही कवर कर लेंगे. ठीक है, लेकिन आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, राइट, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ईच एंड एवरी वर्ड समझ में आए, राइट. सो द फर्स्ट इज़ दैट द फंक्शनल फॉर्मेनशिप. अभी क्या होता है, ठीक है, इसको हम समझेंगे बहुत डिटेल में, राइट. और इसके हमारे पास कुछ 2 पार्ट हैं, ठीक है ना. ये खुद में मुझे लग रहा है बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है तो 2 पार्ट में हो पाएगा. तो क्या, तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप का क्या मतलब होता है? फॉर्मेनशिप मतलब जो जनरल लोग काम करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल पे काम तो होता होगा ना. सिर्फ सारे मैनेजर बन के ऑफिस में थोड़ी ना बैठते होंगे, एक लेवल पे किसी ना किसी को काम करना पड़ता है. ठीक है, कोई ना कोई वर्कर होता है, ठीक है, उनको भी संभालने के लिए हमें बंदे चाहिए. ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 2-3 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो उनके फंक्शंस को संभालने के लिए भी एक साइंस चाहिए. ठीक है, तो उसी को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, इन अ फैक्ट्री द फॉरमैन रिप्रेजेंट द मैनेजरियल फिगर विद हुम द वर्कर आर इन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है, तो मैंने इसमें वही लिखा हुआ जो मैनेजरियल फिगर होता है विद हुम, जिसके साथ वर्कर जो होता है ना वो लगातार मिलता रहता है, उसको हम फॉरमैन बोलते हैं. द फॉरमैन इज द लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड द हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर. ठीक है, ही इज, ठीक है ना, तो वर्कर की कैटेगरी में, ठीक है, जो वर्कर से रूबरू होता है, जो वर्कर से बातें करता है, जो वर्कर तक टॉप और मिडिल लेवल की बातें पहुंचाता है, उसको हम फॉरमैन कहते हैं. ठीक है, तो वो हाईएस्ट रैंकिंग है वर्कर का, कि वो काम तो नहीं करता बट हाँ सबसे लोएस्ट है, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोएस्ट, राइट. फंक्शनल फॉरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्क. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज मार्क इट, बिकॉज समटाइम दे आस्क फॉर 1 मार्क क्वेश्चन और इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी, राइट. तो इसे मार्क कर लीजिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन का जो एक्सटेंशन है वो हमारा फंक्शनल फॉरमैनशिप होता है, राइट. और ये शॉप फ्लोर के लेवल की बात चल रही है. द फंक्शनल फॉरमैनशिप इज अ टेक्निक विच एम्स टू प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन एट द शॉप फ्लोर. ठीक है ना, मतलब मेन एम तो यही होता है कि हमें क्वालिटी सुपरविजन प्रोवाइड करना है बाय पुटिंग अ वर्कर अंडर द 8 स्पेशलिस्ट फॉर्मैन. ने कहा था ना 8 है इसके अंदर, तो आपको हर किसी के बारे में समझना है. इन दिस टेक्निक द प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूशन. यस, प्लानिंग जो है वो एग्जीक्यूशन से सेपरेट है. वो समझेंगे कैसे, राइट. तो देखिए इसके अंदर दे रखा है फैक्ट्री मैनेजर का एग्जांपल, और ये हमारे 8 फोरमैन्स हैं. ठीक है ना, जिसको मतलब पहले तो उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा. फर्स्ट इज द प्लानिंग इंचार्ज और सेकंड इज द प्रोडक्शन. ये प्लानिंग इंचार्ज क्या करता है, प्लान करता है कि काम को कैसे करना है, काम को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है. नेक्स्ट इज दैट प्लानिंग इन प्रोडक्शन इंचार्ज, जो देखता है एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे हो, उसके लिए भी आपका प्लानिंग चलता है. बिकॉज देखिए क्या होता है कि अगर हम लोगों ने प्लानिंग से काम नहीं किया ना, तो जो इन्वेंट्री जो स्टॉक हमारे पास है वो इनसफिशिएंट हो जाएंगे टू प्रोड्यूस आर द ऑब्जेक्टिव आउटकम, राइट. और ये सब क्या है, हमारे टाइप्स ऑफ वर्कमैन. ठीक है, तो 8 टाइप्स हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे. और ये देखिए ये फंक्शनल फॉर्मेट में सेपरेशन ऑफ द प्लानिंग एग्जीक्यूशन. दिस पार्ट इज द प्लानिंग एंड अनदर इज द दैट इज एग्जीक्यूशन फंक्शन, राइट. तो इसको हम डिटेल में समझेंगे. ठीक है, ईच एंड एवरी वर्कमैन को कि उनके काम क्या है और वो क्या करते हैं, राइट. सो दीज 4 आर अंडर द प्लानिंग इंचार्ज. तो पहला है हमारा इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. तो क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन देता है. ठीक है ना, प्लानिंग के अंदर सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, और ये क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देता है टू ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर्स. ठीक है, जैसे कि आपने देखा अगर रूल्स मिलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के, आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स मिलेगा तो दिया जाता है पढ़ने के लिए, तो हम पढ़ते नहीं है, उस पर साइन वगैरह भी लेते हैं. ठीक है, वर्कर सर की ये हुआ तो हम ये कर देंगे, ये हुआ तो वो कर देंगे. तो दैट वॉज द वर्क डन बाय द इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. नेक्स्ट द रूट क्लर्क, कि आपको कैसे जाना है. ठीक है ना, आपको यहाँ से लेके वहाँ तक कैसे जाना है, दैट इज डिफाइंड बाय द रूट क्लर्क टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ द प्रोडक्शन, राइट. नेक्स्ट इज द टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये बताएगा कितने टाइम में करना है, कितने कॉस्ट में करना है. ये भी पेपर पे होगा सारा काम. ठीक है ना, यहाँ पे टाइम और कॉस्ट शीट को बनाता है.
डिसिप्लिनरियन ये देखता है कि भाई आपने जो हमने रूल्स बोले हैं फॉलो करने के लिए, जो डिसिप्लिन में रह के काम करने के लिए बोले हैं वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 हमारे ये जो ये वाले 4 है ये प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर है, दैट इज़ द स्पीड बॉस। तो ये देखता है कि आप कितने स्पीडी काम कर रहे हैं अपना कि नहीं कर रहे। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ द जॉब, वो देखता है कि आप अपना काम टाइमली एंड एक्यूरेटली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड देखता है कि टाइम जितना यहाँ पे टाइम बोला गया उस टाइम के अंदर अंदर प्लस एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेटली होना चाहिए। नेक्स्ट इज दैट द गैंग बॉस टू कीप द मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर द ऑपरेशन, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो गैंग बॉस का क्या काम है, मशीन और टूल्स को रेडी करना, ठीक है ना, ताकि वर्कर्स आए उनको कुछ ढूंढने की जरूरत ना पड़े, वो सीधा काम करने लग जाए। नेक्स्ट इज दैट रिपेयर बॉस टू एंश्योर द प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ द मशीन। ठीक है, इन्होंने मशीन तो तैयार कर दी, सफाई वफाई करके हर एक बंदे को एक ही मशीन दे दी, लेकिन क्या वो काम करते भी हैं या नहीं करते। ठीक है ना, तो वो उसका काम है रिपेयर बॉस का, वो रहेगा, वो देखेगा कि कोई उसमें त्रुटियां तो नहीं है, कोई फॉल्सनेस तो नहीं है। नेक्स्ट इज इंस्पेक्टर, बस इंस्पेक्टर का क्या काम होता है, जैसे कि सोसाइटी में इंस्पेक्टर क्या करते हैं, डंडा लेके खड़ा हो जाता है। ठीक है, हर जगह सब कुछ मेंटेन हो रहा है रूल या नहीं, तो उसी तरह यहाँ पे वो क्वालिटी को चेक करते हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्शन वो वाला इंस्पेक्टर नहीं है, यहाँ पे इंस्पेक्शन चेकिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे 8 वर्कमैन हैं जिनके अपने अपने वर्क हैं और वो लोग काम करते हैं, तो हमारे पास एक अच्छा प्रोडक्ट आता है, कंपनी की गुडविल इंक्रीज होती है, राइट। नेक्स्ट इज दैट मैथड स्टडी, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैथड स्टडी इज टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे टू ऑफ डूइंग द जॉब। ठीक है, एक बेस्ट वे डूइंग करने का जॉब, ठीक है, उसको हम बोलते हैं दैट इज मैथड स्टडी। ठीक है, तो मैथड स्टडी के अंदर मेन हमारा ये रहता है कि हम एक पर्टिकुलर मैथड ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे हम काम को बेस्ट कर सकें। मेन पर्पज ये कि मिनिमाइज करते द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी ऑफ क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन द कस्टमर। तो मेन पर्पज हमारा यही है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, शायद आपको उससे ज़्यादा समझ में आए। फॉर डिजाइनिंग अ कार द असेंबली लाइन प्रोडक्शन वुड require deciding the sequence of operation, place for a machines and raw material। ठीक है, all there is a पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। ठीक है ना, तो हर एक देखिए कोई भी काम करना है उसके लिए एक मेथड होता है। ठीक है ना, कोई भी काम अगर आपके एग्जाम्पल आपके भी ध्यान में कोई भी काम आ रहा होगा, ठीक है, उसको करने के लिए एक मेथड डिफाइंड है। ठीक है, उस मेथड से काम करिए। ठीक है, अगर आप हर जगह हिट एंड ट्रायल लगाने लग जाएं तो देयर विल बी द चांसेस कि वहाँ पे फ्लॉस हो जाएं, राइट। नेक्स्ट इज द मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी का क्या मतलब है, अब जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपसे रिलेटेड कि आप जब लिखते हैं तो आपका पोस्चर बहुत देखने लायक होता है। कभी आप सो जाते हैं, कभी आप बैठ जाते हैं, ठीक है, कभी कोई अलग ही योगा चल रहा होता है आपका पोस्चर में, है ना तो वही यहाँ पे बोला कि आपको मोशन और हमारा ना प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती फिर उतनी। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम सो के लिखते हैं तो राइटिंग अच्छी नहीं आती है। ठीक है ना, मतलब एक टेबल चेयर के लिए बनाया है ना स्टैंडर्ड थिंग। ठीक है, तो मोशन आपका वही है। ठीक है ना, तो मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स इन लिफ्टिंग, पुटिंग, ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप चलते हैं ज़्यादा, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको एक एग्जाम्पल। ठीक है ना, दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ दैट अगर आप कई बार क्या होता है आप कहीं ट्यूशन वगैरह जाते हैं, ठीक है, तो आपकी मम्मी बोल देती हैं या फिर घर में कोई बोल देता है प्लीज़ ये भी लेते आना मार्केट में, मतलब ट्यूशन जा रहे हो तो रास्ते में दुकान पड़ती है वहाँ से ले आना। आप क्या करते हैं, नहीं नहीं मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप ट्यूशन जाते हो घर आते हो, लेकिन अब घर में कोई है नहीं, प्लीज़ प्लीज़ ले आओ ले आओ, तो आप दोबारा गए तो आपने क्या करा, रिपीट करा, टाइम वेस्ट किया ना। पहले 5 मिनट ट्यूशन वहीं से लेते आते तो 5 मिनट वेस्ट नहीं होता ना। तो दैट इज़ ऑल इंक्लूडिंग द मोशन स्टडी। जो ऑब्जेक्टिव है मोशन स्टडी का इज़ टू एलिमिनेट द अननेसेसरी एंड द वेस्टफुल मूवमेंट सो दैट इट टेक लेस टाइम टू कम्प्लीट द जॉब एफिशिएंटली एंड इट हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगर आप उसी समय मार्केट से ले आते तो अब जो 5 मिनट जो वेस्ट हुए वो नहीं होते। ठीक है, वो बात अलग है कि आपको घूमने जाना था या किसी से मिलने जाना था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एग्जाम चल रहे हैं उसके अंदर आप 5 मिनट ऐसे गवाते रहेंगे तो देयर मे बी चांसेस कि लॉस तो आप ही का हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट द टाइम स्टडी, तो यहाँ पे बोला गया है इज अ टेक्निक टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, हर एक काम को करने का एक सारा टाइम होता है। अगर मैं आपसे लिंक करूँ तो फिर आपको जब अपना एग्ज़ाम देना होता है जैसे कि यूटी हो जाते हैं या फिर बोर्ड एग्जाम जो अभी आप देंगे या फिर SA1 या फिर SA2, तो उसके अंदर एक लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है ना, वो पेपर बनाया जाता है एक प्रॉपर टाइम से। ठीक है, अगर आप एक आंसर को लिखने में 1 घंटा लगा देंगे तो आप बस मुझे बताइए कि आप जो है अपना पेपर कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो उस एक पर्टिकुलर आंसर को करने के लिए शायद सब लोग कहते हैं 15 मिनट्स इज़ ओके। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 60 सेकेंड इज़ ओके। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम सेट है और हमको वो फॉलो करना पड़ता है। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक काम करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होता है एंड ऑल द एम्प्लॉयज़ वर्कर्स शुड हैव टू बी फॉलो, राइट। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम होता है टाइम टेकन बाय द वर्कर ऑफ
रीजनेबल स्किल एंड एफिशिएंसी टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स एंड डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो टाइम जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा एम्प्लॉय काम, जितनी देर तक वो काम करेंगे वहाँ पे पंखा चलेगा, लाइट चलेगी। ठीक है ना, और उस तरह से भी कह सकते हो, और एक वॉशरूम यूज़ होगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी रहना पड़ेगा उधर, जितने भी आपके पास मैनेजर्स वगैरह है। ठीक है ना, तो बस यही है कि कॉस्ट को कट करना है। ठीक है, टाइम को पढ़ना है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना समय लग रहा है, तो 20 को बनाने में कितना समय लगेगा, इसको इसको कैलकुलेट करना और इसको इम्प्लीमेंट करना, सो दैट वेस्टेज ऑफ किसी भी चीज़ का ना हो पाए इन द ऑर्गेनाइजेशन। आई नो गाइज दैट वीडियो लंबी हो गई है, बट बस 3 ही आपकी टेक्निक्स बची हुई हैं। ठीक है ना, प्लीज़ आप बने रहिएगा। ठीक है, सो दैट मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूँ, वरना मैं दूसरी पार्ट में कंप्लीट कराऊंगी और यू हैव टू वेरी मतलब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी ढूंढने में, राइट। तो फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बस 3 ही रह गए हैं, राइट। तो फर्स्ट इज़ दैट, द नेक्स्ट इज़ दैट, तो फटीग स्टडी। अब इसके अंदर होता है कि अब देखिए, हम भी बैठते बैठते थक जाते हैं, तो फिर सब लोग बोलते हैं आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ठीक है ना, हर एक घंटे के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, तो दैट एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यही होता है दैट ऑल द एम्प्लॉय शुड हैव गिवन अ प्रॉपर टाइम फॉर द रेस्ट रिफ्रेशमेंट। ठीक है, क्योंकि वो एक टाइम के बाद उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो होने लग जाती है, और अगर हम उन्हें एक रेस्ट रूम प्रोवाइड करेंगे या फिर एक रेस्ट के लिए थोड़ा टाइम पीरियड देंगे 5 से 10 मिनट, तो प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली एनहांस हो जाएगी, राइट। तो इसमें ये लिखा होता है प्रोडक्टिविटी स्टडी फटीग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट लेवल इन कंप्लीटिंग द टास्क। हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कितना ज़्यादा आपको रेस्ट इंटरवल की ज़रूरत होती है। बेसिकली एक पर्टिकुलर, जैसे कि अगर कोई काम है जिसको 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा तो नहीं हो सकता, 8 घंटे लग रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसके बीच में कितने वो रेस्ट इंटरवल बनाए सो दैट उनकी इफिशियंसी इंक्रीज़ हो जाए। तो इसका पर्पज़ यही होता है कि हम लोगों को उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है बाय गिविंग अ रेस्ट इंटरवल। नेक्स्ट इज़ दैट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन के बेसिस पर डिफरेंशियल करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं होती, बट इसके अंदर बोला गया है कि आप डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम अप्लाई करें तो ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों के लिए जो इफिशियंटली वर्क कर रहे हैं, जो अनइफिशियंटली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जो बंदा अच्छा काम कर रहा है, जल्दी काम कर रहा है, आप उसको अवार्ड दीजिए। ठीक है, सो दैट जो इनइफिशियंट बंदा जो टाइम पे काम नहीं कर रहा, वो उसको भी थोड़ा मोटिवेट मिले, उसको भी थोड़ा encouragement मिले। ठीक है, काम करने के लिए। सो फर्स्ट इज दैट टेलर वांटेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो आप ढूंढिए कि कौन बहुत तगड़ा है और कौन नहीं है, राइट। ही वांट्स टू रिवॉर्ड द एफिशिएंट वर्कर, ही इंट्रोड्यूस द डिफरेंशियल पेस वेज रेट सिस्टम। तो इन्होंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमने कहीं कहीं पढ़ा हुआ है कि डिफरेंशियल फीस वेज सिस्टम नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, रेस, ठीक है, इनके बेसिस में नहीं होना चाहिए। बट अगर एफिशिएंट और इनएफिशिएंट है तो आपको एक डिफरेंशियल फीस वेज सिस्टम रख लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप नॉर्मली देखते हैं जॉब के लिए जो फ्रेशर्स लोग अप्लाई करते हैं तो उनकी सैलरी नॉर्मली कम होती है, बिकॉज उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो दैट्स वाई, राइट। जो एक्सपीरियंस बंदा होता है उनकी ज़्यादा सैलरी होती है, तो वहाँ पर भी एफिशिएंट और इनएफिशिएंट आ जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को आप देखिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जेक्टिव ये है कि एनकरेजमेंट मिले इनएफिशिएंसी वाले को भी, कि अगर हम भी अच्छा मेहनत करेंगे तो हमें भी कल को रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है ना, तो रिवॉर्ड मिला, सो ही इंट्रोड्यूस अ डिफरेंशियल रेट ऑफ वेज पेमेंट फॉर दोज हु परफॉर्म अबव द स्टैंडर्ड एंड फॉर दोज हु परफॉर्म बिलो द स्टैंडर्ड। तो उन दोनों के लिए 2 वेज सिस्टम रखे और अपने एम्प्लॉय को उनके बारे में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट इज दैट स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि हर एक प्रोसेस को करने का एक स्टैंडर्ड होता है और हर एक प्रोसेस को आपको सिंप्लीफाई करके करना चाहिए, सो दैट आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन जो होती है ना, एम्स एट एलिमिनेट सुपर फ्लॉज, वैरायटी, साइज एंड डायमेंशंस। ठीक है, जो भी उसके अंदर एक्स्ट्रा अननेसेसरी वर्क है आप उसको हटा दीजिए। और स्टैंडर्डाइजेशन इम्प्लाइज एट डिवाइजिंग न्यू वैराइटीज इंस्टेड ऑफ द एग्जिस्टिंग। ठीक है, उसके अंदर आप नए नए वैराइटीज़ अकॉर्डिंग टू द टाइम आप उसे इम्प्लीमेंट करते रहिए। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। ऑफ कोर्स, ठीक है ना, हर एक काम की एक्टिविटी के, हर एक बिजनेस की एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड होता है, आप उसे ढूंढिए और सेट कीजिए। ठीक है, अगर हम हमेशा हिट एंड ट्रायल ही लगाते रहेंगे तो देयर विल डेफिनेटली हैव फ्लॉज इन द प्रोडक्ट, राइट। तो इसके अंदर बहुत सारे एडवांस, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस द गिवन लाइन और product to fix type, size and characteristic, to establish interchangeability of the manufactured part and the product. ठीक है, same battery can be used in the different mobile phones, so for
पर्टिकुलर ब्रांड, कई बार हो जाता है ऐसा, ठीक है, टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ द एक्सीलेंस एंड क्वालिटी, ठीक है, टू स्टैब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन्स, ठीक है, तो इस तरह के स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सिंप्लीफिकेशन एम एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये जो फालतू में खर्चे हैं ना उन्हें मत करिए, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को नहीं चाहिए फालतू के खर्चे, ठीक है ना, उन्हें चाहिए कम के अंदर बेस्ट मिले, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आप यहाँ तक बने हुए हैं इस लास्ट पार्ट तक। तो अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब कि आपके अंदर बहुत पेशेंट है, राइट। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डू कमेंट बिलो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर।